जय हिंद एवरीवन। नेम ऑफ द टॉपिक इज मनी। जब हम बात करते हैं मनी के बारे में, मनी मतलब पैसा, तो ये पैसा होता क्या है? देखो, वैसे तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पैसा जनरली वो होता है जिसको हम पैसा मानते हैं, जिसके बदले में हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर पाते हैं इन द मार्केट। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, पैसा वो है जिसको हम पैसा मानते हैं, है ना। देखो, अगर हम पुरानी बात करें, एक टाइम ऐसा था जहां पर हम गुड्स को पैसा मानते थे और हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे, और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, राजा महाराजाओं का दौर आया। ठीक है, उन्होंने कहा अब हम गुड्स के नहीं, हम ना करेंसी क्वाइंस बनाएंगे और उसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है ना। तो राजा महाराजा अपनी मुद्राएं, अपनी करेंसी लेके आए। ठीक है, एक तरफ क्या होता था, एक तरफ उस मुद्रा का डिनोमिनेशन होता था और पीछे उस महाराजा की चित्र होता था या महाराजा की फोटो होती थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर नया महाराजा आया, जब उसने उस पर अटैक करा, उसको मार दिया। नया महाराजा आया, उसने कहा अब करेंसी वो होगी जो हम छापेंगे, जो हम प्रिंट करेंगे। तो उन्होंने नई करेंसी प्रिंट करी। उन्होंने कहा पहले वाली करेंसी अब मान्य नहीं है, वो मानी नहीं जाएगी। ठीक है, अब हमारी करेंसी चलेगी। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर एक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा जो ये राजा महाराजाओं की करेंसी थी अब वो नहीं चलेगी, अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करेगा पैसा इंडिया में, तो वो पैसा है। रुपी को हम पैसा मानने लग गए। नोट्स एंड कॉइन्स के बाद हम बैंक मनी को भी मानते हैं। जो पैसा हमारा बैंक में है वहां से भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विच इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट और द बैंक मनी। ठीक है। आज के टाइम में डिजिटल करेंसी का भी एवोल्यूशन हो चुका है ना। तो बेसिकली मनी इज एनीथिंग, ध्यान रखना, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, store of value and a means of standard of deferred payment. So basically इस मनी को समझने के लिए हमें मनी के फंक्शंस को समझना पड़ेगा, और मनी के फंक्शंस को जब हम समझेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक थे और मनी उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एक एक ड्रॉबैक पढ़ते जाते हैं, एक एक फंक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। और जब हम सारे फंक्शंस को कंबाइन कर देंगे, दैट विल बिकम द डेफिनेशन ऑफ मनी। तो सबसे पहला जो बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक था, ऑब्वियसली बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज बार्टर इकोनॉमी और द सीसी इकोनॉमी, मींस कमोडिटी इकोनॉमी। फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, इसका मीनिंग क्या है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मतलब कहने का मेरा ये है कि सबसे पहले तो मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, आई हैव टू फाइंड दैट पर्सन जिसके पास वो गुड अवेलेबल है जो मुझे चाहिए। सेकेंड थिंग, उसको भी वो गुड की रिक्वायरमेंट है जो मेरे पास अवेलेबल है। और ये ना बहुत रेयर इवेंट था कि जब आपको ये दोनों तरफ से कोइंसिडेंस प्रोवाइड हो, दोनों तरफ से कोइंसिडेंस मिल जाए। ठीक है, एंड इट वुड बी अ वेरी रेयर ओकेजन अंडर द बार्टर सिस्टम। सो मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मनी ने इस प्रॉब्लम को क्या करा, सॉल्व किया। और कैसे सॉल्व करा, नाउ द मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस अब हमें ऐसे कोई डबल कोइंसिडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमें सिर्फ उसको ढूंढना है जिसके पास वो कमोडिटी अवेलेबल है ना। और मुझे जाना है, आई जस्ट नीड टू गिव द मनी, ईदर करेंसी नोट्स, क्वाइंस और द बैंक मनी आई हैव टू गिव। ठीक है ना। और उसके बदले में मुझे गुड्स को परचेज कर लेना है। सो बेसिकली जो ये प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की, इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व करा, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड हमें रिक्वायरमेंट मनी की नहीं है, अल्टीमेटली तो हमें गुड ही चाहिए, लेकिन मनी ने हमें वो परचेजिंग पावर प्रोवाइड करी। मनी हैज प्रोवाइडेड द परचेजिंग पावर
so that we can purchase the goods from the market. So money has solved the problem of double coincidence of wants that was prevailing under the barter system. Second drawback under the barter system is lack of common measure of value. देखो नाम से समझ आ रहा होगा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट मींस कोई कॉमन मेजर नहीं था जिसमें हम गुड्स की वैल्यू को मेजर कर पाए। ऑब्वियसली बात है, हम क्या कर रहे थे बार्टर सिस्टम में, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे, है ना। एंड देयर आर 100 ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट, ठीक है, देयर आर मेनी कमोडिटीज इन द मार्केट। सो हमें हर एक कमोडिटी को रेस्ट कमोडिटीज में उनकी एक्सचेंज रेशियो को प्रेजेंट करना पड़ता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ये रैंडमली किया जाता था कि अगर कोई पर्सन 1 किलो राइस लेके आया है तो हाउ मच व्हीट आई हैव टू गिव to that particular person, that is to be decided by the seller. So it was very difficult at that time कि उस रेशियो को एक्सप्रेस किया जाए in all the other items, ठीक है ना। लेकिन मनी ने उस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नाउ मनी एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। आज के टाइम में हम हर चीज को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So basically money expressed as a now measure of value, as a common measure of value। आज के टाइम में हमें कोई भी चीज परचेज करनी है, हम पैसा देंगे और उसको परचेज कर लेंगे, है ना। तो एक कॉमन मेजर है। इंडिया में वो कॉमन मेजर क्या है, वो रुपी है। यूके में क्या है, वो पाउंड है, ठीक है ना। यूरोप में क्या है, वो यूरो है। तो हम मनी को एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हम एक्सेप्ट किया, तो मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड द यूनिट ऑफ अकाउंट। आज के टाइम में जो भी हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव द कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मनी, है ना। सो बेसिकली नाउ द मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अदरवाइज बार्टर सिस्टम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द अकाउंट आल्सो। आज के टाइम में अगर मान लो मैंने सेल करा है, पूरे दिन में मैंने 10 kg राइस सेल करा, मैंने 15 kg वीट सेल करा एंड आई हैव सोल्ड मेनी कमोडिटीज। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी जो ओवरऑल सेल है दैट इज ₹10,000 पर डे। तो मैंने क्या करा, सारी कमोडिटीज को एक कॉमन मेजर मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो मनी एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Third drawback of the barter system was lack of store of value. Basically, under the barter system, it was very difficult to store the goods, ठीक है ना, for their future use, because obviously बात है, ये डर होता था कि शायद हो सकता है वो गुड खराब ना हो जाए, because wheat, rice, they are perishable goods, है ना, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, they are not durable goods, है ना। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, इट माइट हैपन दैट द गुड्स में डिटेरियोरेट। तो ऑब्वियसली बात है मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। नाउ द मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब मुझे वेल्थ को अगर स्टोर करना है फॉर द फ्यूचर यूज, तो मैं उसको गुड्स की फॉर्म में स्टोर ना कर मैं उसको मनी की फॉर्म में स्टोर करूंगा, मैं उसको करेंसी की फॉर्म में स्टोर कर सकता हूं, मैं वो पैसा बैंक में स्टोर कर सकता हूं एंड एनी टाइम इन द फ्यूचर आई कैन यूज दैट मनी। सो मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड ध्यान रखना, ये जो पहले दो फंक्शन थे मनी के, दे आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी, दे आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी। बट अब जो हम दो फंक्शन पढ़ेंगे, दीज आर द सेकेंडरी और द डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ द मनी। ये इसको सेकेंडरी फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शन, इनको डेरिवेटिव फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्राइमरी फंक्शन की वजह से डेरिवेट हुआ। अगर ये दोनों फंक्शन ना होते तो हम ये दोनों बेस से डेरिवेट ना कर पाते। तो दीज आर द टू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी and the last two are called the secondary function or the derivative function of the money। तो मनी ने क्या करा, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो बार्टर सिस्टम में गुड्स की बात करें तो दे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड नाउ द मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर देयर फ्यूचर यूज। The fourth drawback of the barter system is lack of standard of deferred payment। देखो deferred का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट करने में बार्टर सिस्टम वाज नॉट
सेटिस्फैक्टरी एट ऑल, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को गुड्स की टर्म्स में पेमेंट करोगे, देन माइट बी सम प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू दिस। इट माइट हैपन कि वो गुड की क्वालिटी खराब हो जो आपने उसको प्रोवाइड करा है। हो सकता है वो आप गुड ही अरेंज नहीं कर पा रहे जिस गुड की टर्म्स में आपको पेमेंट करनी है अंडर द बार्टर सिस्टम। हो सकता है जिसमें आप जब आप पेमेंट कर रहे हो गुड की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, तो या तो आपको नुकसान होगा या सामने लेने वाले को नुकसान होगा। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पे इन फ्यूचर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अब मनी ने क्या करा, मनी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। नाउ द मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, है ना। अब वो गुड्स के टर्म्स से तो पेमेंट नहीं कर रहे, मनी के टर्म्स में, रुपी के टर्म्स में इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली नाउ द मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, एज अ फ्यूचर पेमेंट। अब जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ मनी, है ना। अब हमें मनी की अगर हम बात करें तो मनी इजीली पोर्टेबल भी है ना, उसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना। और मनी की जब हम बात करते हैं, मनी की वजह से ही ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मनी, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये लेंडिंग एंड बोरोइंग पॉसिबल हो पाई है। क्योंकि अगर ये फंक्शन नहीं होता तो बोरोइंग एंड लेंडिंग कैसे पॉसिबल होती, ठीक है ना। आज हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक आगे किसी को लोन प्रोवाइड कर रहा है या हम किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में उससे हम पेमेंट को वापस ले रहे हैं। तो बेसिकली वी आर रिकवरिंग द पेमेंट इन फ्यूचर ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक फर्स्ट फंक्शन, सेकंड ड्रॉबैक सेकंड फंक्शन, एक बार इसको अच्छे से रीड आउट करो, एंड इफ फेस एनी डाउट देन यू कैन कांटेक्ट मी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम ये सारे मनी के फंक्शंस को कंबाइन कर दें तो दैट विल बिकम द डेफिनेशन ऑफ मनी। तो डेफिनेशन क्या बनी मनी की, मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and a standard of deferred payment, and this is called the definition of money, and I hope this definition is now clear to everyone. Name of the topic is money supply. Money supply means economy में इस वक्त कितना पैसा है। So अगर कोई आपसे पूछता है what do you mean by the word money supply, तो हम कह सकते हैं money supply is the total amount of money or the total stock of money available with the public at a particular point of time. इस वक्त लोगों के पास कितना पैसा है at a particular point of time, that is basically known as money supply, ठीक है ना। सपोज करो अगर मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा बताओ बेटा इस वक्त इकोनॉमी में कितना पैसा है ना, तो वो कह रहा है सर ये अब कैसे मेजर करें इकोनॉमी में कितना पैसा है। तो अगर हम दो मेन कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, अगर मैं दो मेन कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो आई विल गेट द मनी सप्लाई, ठीक है। पहला कि लोगों के पास कितना पैसा है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, कि लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इधर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, जिसको वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं एनी टाइम। एंड दूसरा हम ये देख सकते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा है जो बैंक में है, कितना पैसा है जो बैंक में है इन द फॉर्म ऑफ ईदर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और बिजनेस के पास इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो जो भी लोगों के पास पैसा है बैंक में, that is also a part of money supply. Why it is a part of money supply? Because this money can also be used for transaction purpose. आप किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी को भी चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये जानना है कि इस वक्त इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो मुझे जनरली दो कंपोनेंट्स को मेनली ऐड करना पड़ता है। वन इज कॉल्ड करेंसी विद द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ द बैंक डिपॉजिट, कि उनका पैसा पब्लिक का बैंक में कितना है, इधर इन द सेविंग अकाउंट और इधर इन द करंट अकाउंट, बिकॉज दिस मनी कैन बी विड्रॉन एनी टाइम एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो अगर कोई आपसे पूछता है मनी सप्लाई क्या है, तो मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी
अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। एंड ध्यान रखना मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब व्हाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं दैट इज ऑलवेज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज नॉट मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एंड आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक वेरिएबल एंड द फ्लो वेरिएबल्स। जो चीज पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मेजर हो सकती है वो स्टॉक होता है, जो ओवर अ टाइम मेजर हो सकती है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। मनी सप्लाई स्टॉक क्यों है, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते कि 1 साल का इतना पैसा है या 2 साल का इतना पैसा है, हम क्या कहते हैं इस वक्त ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम इकोनॉमी में इतना पैसा है, करेंसी के फॉर्म में इतना है और लोगों का बैंक में पैसा इतना है जिसको वो कभी भी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट because it measure the money at a particular point of time. So I hope the definition of money supply is clear to everyone. Now we will discuss the two main components of the money supply. कि money supply के दो main components क्या हैं, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि अगर मुझे money supply को measure करना है तो मैं दो components को generally add करता हूं, and the name of the first component, first major component is called currency with the public, and the second major component is डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। अब ऑब्वियस सी बात है सबसे जो पहला कंपोनेंट है जिसको कहते हैं हम करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है। व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, बिकॉज दिस करेंसी ईदर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और ईदर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स कैन बी यूज एनी टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस, ठीक है, कैन बी यूज एनी टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पस। तो ये सारे वो मनी के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो भी हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे कि मनी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो बेसिकली करेंसी इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक, एंड दिस करेंसी विद द पब्लिक इट इज आल्सो नोन एज फिएट मनी, इट इज आल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। अब पहले समझना ध्यान से, ये करेंसी विद द पब्लिक को हम फिएट मनी क्यों कहते हैं। Fiat money refers to that money which is under the order of the government, which is under the order of the government or under the law, and it must be accepted for all the debts. कोई भी आपसे करेंसी की फॉर्म में पेमेंट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। Why? Because it is a legal tender money. It is accepted under the law for all the debts. ठीक है ना, तो ध्यान रखना this currency with the public it is also known as fiat money. It is also known as legal tender money. But हाँ, जब हम legal tender की मनी की बात करते हैं तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, one is called the limited legal tender and second one is called the unlimited legal tender. अब ये क्या होता है limited legal tender और unlimited legal tender? जब मैं बात करता हूं कॉइन्स की, ठीक है, कॉइन्स की बात करता हूं तो अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011 उसमें ये बोला गया है कि जो कॉइन्स है ना उसको हम लिमिटेड लीगल टेंडर कहेंगे अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है फॉर द अमाउंट विच इज लेस देन 1000, देन यू कैन पे इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स ऑल्सो। तो इट इज एज अ लिमिटेड लीगल टेंडर कि आप सिर्फ 1000 रुपीज तक की पेमेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। लेकिन जब मैं पेपर नोट्स की बात करता हूं तो पेपर नोट इज अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, आप जितने मर्जी अमाउंट की पेमेंट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई नोट्स आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर and coins are the limited legal tender. I hope the concept of currency with the public is clear to everyone. ठीक है ना। Second concept जो हमारे सामने आता है which is the major component of the money supply that is called demand deposit with the commercial bank. ये वो पैसा है जो लोगों का है लेकिन कहां पर है, बैंक में है ना। और ऑब्वियसली बात है बैंक में जो मेरा पैसा है उसको मैं कभी भी ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं, उसमें से मैं कभी भी किसी को चेक से पेमेंट कर सकता हूं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दिस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, अब इसको ना बैंक मनी भी कहते हैं। Why it is called bank money? Because it is created by the commercial bank. Because it is created by the commercial bank. सोच के देखो, अगर कमर्शियल बैंक ना होते, अगर कमर्शियल बैंक ना होते तो ये डिमांड डिपॉजिट भी ना होता। तो दैट्स व्हाई ये जो मनी कमर्शियल बैंक ने क्रिएट करी, जिससे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चेक्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, it is also known as bank money. It is also known as checkable deposit because a check can be withdrawn over it, है ना।
थर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लीगल टेंडर मनी। देखो करेंसी क्या था, लीगल टेंडर मनी था, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है वो नॉन लीगल टेंडर मनी है। व्हाई इट इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी? बिकॉज इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हर कोई इसको एक्सेप्ट ही करेगा, ये उसके ऑप्शन पर है कि वो इसको एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस मनी इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को पेमेंट चेक में देना चाहो, वो कह रहा है मैं चेक नहीं लूंगा, तो वो उसकी मर्जी है। तो दिस मनी इज ऑल्सो नोन एज non-legal tender money or the optional money, and this money is created by the commercial bank. तो ध्यान रखना, the two major main component of the money supply is C and D. C is called currency with the public and D is called demand deposit with the commercial bank. अब इसको याद करने का तरीका है, either you can learn the word MCD, you can learn the word MACD. Two more things. First is that जो भी currency with the public है and demand deposit with the commercial bank है, this is also known as transaction money. This is also known as transaction money. Why? Because this C and D can be directly used for the transaction purpose. Second important thing is when we talk about the demand deposit with the commercial banks, ध्यान रखना ये कौन सा डिमांड डिपॉजिट है, ये नेट डिमांड डिपॉजिट है, इट इज नॉट द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। देखो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट है वो पब्लिक का भी होता है और अदर कमर्शियल बैंक्स का भी होता है, ठीक है ना। तो जो कमर्शियल बैंक का इंटर बैंक ट्रांसफर्स है या उनके आपस के दूसरे के क्लेम्स हैं, उसको हम ध्यान रखना, उसको हम नेट डिमांड डिपॉजिट में नहीं लेते बल्कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में लेते हैं। लेकिन जो मनी सप्लाई है उसमें जो ये डी वाला कंपोनेंट है, इट इंक्लूड्स ओनली द नेट डिमांड डिपॉजिट, इट ओनली इंक्लूड्स द नेट डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब ये इंटर बैंक ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं करता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेम ऑफ द टॉपिक इज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सिंस 1977 four alternative measures of money supply M1, M2, M3 and M4 have been evolved by the RBI. So basically M1, M2, M3, M4 में क्या क्या होता है एक बार इसको समझते हैं। The first component of the money supply is M1 and this M1 includes C plus D plus other deposits with RBI. C and D के बाद हम already discuss कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। C is called currency with the public and D is called demand deposit with the commercial bank and now it is called other deposits with the RBI. और ये जो other deposits with RBI है, ये है of the foreign government, of the foreign banks, of IMF and World Bank. तो RBI क्या करता है, इनका डिपॉजिट अपने पास मेंटेन जो कर रहा है, ठीक है ना, इनका जो डिपॉजिट आरबीआई के पास है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बिकॉज कहीं ना कहीं आरबीआई के पास जो ये डिपॉजिट है फॉरेन बैंक्स का, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का, इसके अगेंस्ट में आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है, कई बार इकोनॉमी में मॉनेटरी सिचुएशन को कई बार स्टेबल करने में हेल्प करता है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बेसिकली दिस मनी सप्लाई इन दिस M1 includes the C, D and the other deposits with the RBI. When I talk about the M2 component, अब ये M2 में क्या आता है, M2 includes M1 plus saving deposits with post office banks। ध्यान रखना M2 में M1 तो इंक्लूड हो ही रहा है, प्लस इसमें इंक्लूड हो रहा है सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। अब जो लोग हैं वो अपना पैसा सिर्फ कमर्शियल बैंक में नहीं बल्कि कमर्शियल बैंक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस में भी पैसा डिपॉजिट करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के पास है, इसमें ना लिक्विडिटी पावर थोड़ी कम होती है। यू कैन नॉट विड्रॉ चेक ओवर इट, है ना। आप किसी को चेक से पेमेंट नहीं दे सकते, आपको जाके पोस्ट ऑफिस से कैश ही निकलवाना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन ट्रांजैक्ट इन द मार्केट। सो बेसिकली इसमें जो लिक्विडिटी है वो एज कंपेयर टू M1 कम है, ठीक है ना। तो बेसिकली M2 includes M1 plus saving deposit with the post office banks. Third component is called the M3. M3 में देखो क्या होता है, M3 includes M1, M1 कॉमन हो गया सब में, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। अब इसमें लिक्विडिटी थोड़ी और कम होती है। ये वो पैसा है जो लोगों ने फिक्स्ड डिपॉजिट में करवाया हुआ है इन द कमर्शियल बैंक एंड दे कैन नॉट विड्रॉ दैट अमाउंट
until and unless the maturity comes or they do not break the FD. So basically this M3 में तो इसमें लिक्विडिटी और कम है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये ब्रॉडर मेजर में आ जाता है M3। और आजकल के टाइम में हम सबसे ज्यादा जो मेजर यूज करते हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए वो M3 का यूज करते हैं। तो M3 इज इक्वल टू M1 plus net time deposit with the commercial bank, and this time deposit is also known as fixed deposit. And the fourth measure of money supply is now M1, जिसमें हम सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूड कर देंगे और नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक भी इंक्लूड कर देंगे, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। तो ध्यान रखना जब हम M4 की बात करेंगे, there are many ways to write M4. I can also write M4 is equal to M3 plus saving deposit with the post office. I can write like this also, but we cannot write like this कि M4 equal to M1 plus M2 plus M3. Why not? Because M2 में भी M1 included है, M3 में भी M1 included है, तो M1 plus M2 plus M3, तो it will lead to double counting। तो हमें ध्यान रखना है either we can write M4 equal to M1 plus saving deposit with the post office plus net time deposit with commercial bank, or M4 is equal to M3 plus saving deposit with the post office, or M4 is equal to M2 plus net time deposit with the banks. I hope it is clear to everyone. एंड ये जो M1, M2, M3 एंड M4 है ये बेसिकली डिग्री ऑफ लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करती है। जैसे M1 इज द मोस्ट लिक्विड क्योंकि इट इज डायरेक्टली यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस एंड इजीली कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। वेयर एज M4 इज द लीस्ट लिक्विड, ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सामने आती है कि ये जो M1 एंड M2 है, these are the narrow measure of money supply and M3 and M4 are the broader measures of money supply. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हमारे सामने आती है कि ये जो M3 है ये widely used measure of money supply है, इसलिए हम इसको aggregate monetary resource of the society भी कहते हैं। I hope it is clear. Name of the concept is high powered money. Now, what do you mean by the word high powered money? High powered money refers to the money which is produced by the RBI and by the government. ऐसा पैसा जो RBI प्रोड्यूस कर रही है और गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, that is basically known as high powered money. If I tell you the components of the high powered money includes C is called currency with the public, and R is called cash reserve with the banks. ये जो banks है, they are basically the commercial banks. So H is equal to C plus R, which is called currency with the public, and R is called reserve with the banks. अब एक्चुअली में ये जो हाई पावर्ड मनी है, ये मनी किसके थ्रू प्रोड्यूस करी गई है? आरबीआई के थ्रू और बाय गवर्नमेंट के थ्रू प्रोड्यूस करी गई है। अब जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने पैसा प्रोड्यूस करा है वो कहां पर है? वो पैसा वो या तो पैसा किसके पास है? लोगों के पास है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, या वो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। तो H is basically called the high powered money which is produced by the RBI. अब यहां पर हमें समझना है high powered money is different from the money supply, ठीक है। high powered money डिफरेंट है मनी सप्लाई से, क्योंकि मनी सप्लाई में जो मेजर टू कंपोनेंट्स हैं वो C और D हैं, एंड दिस C and D कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन हाई पावर्ड मनी वो पैसा है जो कि आरबीआई ने प्रोड्यूस तो करा है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए सारा का सारा डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता। ये करेंसी तो यूज की जा सकती है, बट जो आरबीआई ने पैसा प्रोड्यूस करा है और वो कमर्शियल बैंक के पास है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, एंड रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस। तो ध्यान रखना ये जो आर है, बिकॉज ऑफ दिस रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक, ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखना हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स C plus R, whereas money supply includes C plus D. I hope it is clear to everyone. The common component between the high powered money and the money supply is currency. ठीक है, दोनों के बीच का जो कॉमन कंपोनेंट है वो करेंसी है। लेकिन ध्यान रखना what makes high powered money different from the money supply? This R component, reserves with the commercial bank, जबकि money supply में it includes the demand deposit with the commercial bank.
तो ये वो पैसा है जो कि क्रिएट करा गया, जो कि प्रोड्यूस करा गया बाय द आरबीआई, either in the form of currency and notes with the public or in the form of reserves with the banks. I hope it is clear.